नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक कहावत है, अगर कुत्ते की दुम को 12 साल भी नली में रखा जाए तो वो सीधी नहीं होती है। तो क्यों ना कहावत को बदल दिया जाए और कुत्ते की पूंछ को ही काट दिया जाए। कुछ ऐसा ही भारत सरकार पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में करती नजर आ रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले के बाद। आज बात होगी कि क्या क्या एक्शन अब तक भारत सरकार ले चुकी है और क्या क्या एक्शन भारत सरकार की टेबल पर अभी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं या कहें निश्चित तौर पर लिए जाएंगे। पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहेगा भारत के खिलाफ और किस तरीके से पाकिस्तान में अभी से चीखें निकलनी शुरू हुई है। बड़े बड़े आतंकी संगठनों के आतंकी तो ये तक कहने लगे हैं, अरे नहीं नहीं साहब, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अननोन गनमैन आएगा कि उड़ती हुई ब्रह्मोस। अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गुस्सा भारत के अंदर है वो भारत सरकार को चाहते ना चाहते हुए मजबूर कर देगा उस बड़े मिलिट्री एक्शन की तरफ। उसकी भी बात होगी। साथ ही भारत के अंदर वो 0.5 फ्रंट जिसकी बात बिपिन रावत करते थे कि जिससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है पाकिस्तान और चाइना की परिप्रेक्ष्य में, और वो किस तरीके से भारत के अंदर कवरिंग फायर देने लगा है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, उसकी बात होगी। सबसे पहले भारत अब तक क्या क्या एक्शन ले चुका है। दरअसल कल रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटीज, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर अजीत डोभाल और बाकी सब अधिकारी मौजूद रहे। निर्मला सीतारमन को भी उसमें होना था, लेकिन क्योंकि वो पेरू और अमेरिका की यात्रा पर थी और वो शाम तक आ पाई, कल देर रात तक आ पाई, इसलिए उस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। क्या क्या फैसले लिए गए? 5 बड़े फैसले जो वहां पर लिए गए। सबसे पहला, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। खत्म नहीं किया है, टर्मिनेट नहीं किया है, सस्पेंड किया है। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा कदम है। डिप्लोमेटिक तौर पर इकोनॉमिक एक्शन भी लिए जाएंगे, मिलिट्री एक्शन तो निश्चित तौर पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए हैं उनकी बात है। एक तरीके से शुरुआत हो गई है, स्टार्टर्स आते हैं, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है, अभी स्टार्टर्स आना शुरू हुआ है। और स्टार्टर्स ही ऐसा है कि पाकिस्तान का गला सूख गया है, किस तरीके से वहां से रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। वो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, 1999 में भी सस्पेंड नहीं की गई थी, उरी और पठानकोट के समय भी सस्पेंड नहीं की गई थी, वो इस बार सस्पेंड कर दी गई है। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल 6 नदियां जो भारत से पाकिस्तान में जाती है उनके बंटवारे की ये नीति है कि किस तरीके से 3 नदियों का पानी भारत रखेगा और 3 का पाकिस्तान, या कहें टोटल पानी का 80% पाकिस्तान रखेगा और मात्र 20% भारत। उसे भारत सरकार ने कह दिया है हम नहीं मानते हैं, हम अब जैसे चाहें। और क्या कहा गया, जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म नहीं होगा, वो तो कभी खत्म होना ही नहीं है। पाकिस्तान का तो एग्जिस्टेंस ही उस पे है। तो अब जो ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी सस्पेंड है, एक तरीके से मानिए किसी सरकार में, आने वाली सरकार में भी ये दम नहीं है कि 370 हो, इंडस वाटर टीटी हो, उसे वापस रिवाइव करके दिखाइए। टेम्परेरी सस्पेंशन के नाम पर एक तरीके से परमानेंट ही इसे टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की 80% खेती के लिए ये नदियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की 21% जीडीपी के लिए ये नदियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की 45% वर्कफोर्स इन नदियों पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर, राइस मिल और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर डिपेंडेंट है। यानी ये मानिए कि पाकिस्तान अब फंस चुका है। अब लोग कहेंगे भैया इंडस वाटर ट्रीटी आपने सस्पेंड तो कर दी है, अब पानी एकदम से तो रोका नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ टेम्परेरी प्रोविजन कर कर फिलहाल तात्कालिक रूप से लगभग 10% पानी को भारत की तरफ मोड़ा जा सकता है। अगले 1 से 2 साल के अंदर प्रबंध करके 20 से 25% पानी को रोका जा सकता है, और अगले 10 से 15 साल के अंदर पूर्ण रूप से सारे के सारे पानी को पाकिस्तान से कट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन मैसेजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान जहां आज के समय में उनके जो सूबे हैं आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं पानी के लिए, किस तरीके से सिंध के पानी को पंजाब में ले जाया जा रहा है। अरे जब सिंध में ही पानी नहीं पहुंचेगा तो पंजाब को कैसे लेके जाएंगे? ये स्थिति भारत सरकार ने उनके सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब पाकिस्तान के पास इंडस वाटर ट्रीटी के परिप्रेक्ष्य में 2 ही ऑप्शन बचे हैं। या तो वो शांत बैठकर देखे, कुछ भी नहीं कर सकता, या तो वो ये कहे, सबसे पहला ऑप्शन, कि भैया भारत ने पानी रोक दिया है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और हम भारत पे हमला करते हैं और वो भारत से जंग लड़े। पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो वो आराम से बैठकर देखे और भारत धीरे 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 जिस तरीके से अपने पानी को डाइवर्ट करेगा, और जब तक पाकिस्तान को ये समझ आएगा कि कितना पानी डाइवर्ट हो चुका है, वो विंडो निकल चुकी होगी जहां वो कोई मिलिट्री एक्शन कर पाता। अब पाकिस्तान को ये तय करना है कि उसे आज ही भारत से लड़के मरना है या 10 साल 15 साल बाद उसे पानी से प्यासा होकर मरना है। यह स्थिति भारत सरकार ने उनके सामने लाकर खड़ी कर दी है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी इतनी महत्वपूर्ण है। अब लोग कह रहे हैं भैया वो तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, वर्ल्ड बैंक ने इसको एक तरीके से इसकी मध्यस्थता की थी। चले जाइए, क्लॉज लिखा है, अगर मटेरियल चेंज होता है सर्कमस्टांसेस के तहत तो दोनों पक्ष में से कोई भी इस ट्रीटी को अनल कर सकता है, और भारत ने एक तरीके से वही कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है 1 मई से। बिल्कुल बेहतर है जो वहां पर, और ये कहा गया है कि जो लोग इधर से उधर, मतलब तत्काल रूप से इसे बंद कर दिया गया है, और जो लोग उधर गए हैं भारत की तरफ से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ 1 मई तक का समय है, आप इससे वापस आ सकते हैं। उसके बाद जो सार्क देशों के तहत जो वीजा पाकिस्तान को मिलता था वो सस्पेंड कर दिया गया है, और 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानियों को कह दिया गया है जो भी भारत में रह रहे हैं इस वीजा के तहत, साहब देश छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की हाई कमीशन की भारत के अंदर, उसे 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। साथ ही भारत का जो हाई कमीशन है दूसरी तरफ, वहां से भी भारत ने अपने लोगों को बुला लिया है। देखिए अब इसमें भी प्रोपेगेंडा मशीन काम करेगी। बहुत सारे ये लोग कहेंगे अब पाकिस्तान से जब भारत के लोग आएंगे तो पाकिस्तान भी ये कहेगा कि हमने भारत के लोग निकाल दिए हैं वहां से। अरे भारत ने तो पहले ही बुला लिए हैं, पाकिस्तान क्या निकालेगा? अब प्रोपेगेंडा मशीन ये काम करेगी कि देखिए पाकिस्तान ने भी भारत के लोगों को निकाल दिया। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से नैरेटिव को जीता जाता है, नैरेटिव पे काम किया जाता है, ये पाकिस्तान की तरफ से आपको जल्दी ही दिखाई देगा। उसके अलावा भारत के अंदर जो पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे हैं, मिलिट्री अटैचे हैं, और जो एयरफोर्स के अटैचे हैं, उन्हें बाहर निकालकर बाहर कर दिया है। कौन होते हैं लोग? एम्बेसी में इन अटैचेज के नाम पर जिस तरीके से स्पाइस की भर्ती की जाती है, उन सबको भारत ने भारत से बाहर जाने के लिए कह दिया है और पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। और यही नहीं, इन पोजीशंस को ही भविष्य के लिए भी खत्म कर दिया है कि भविष्य में भी आप इन लोगों को नहीं ला सकते। और मेरा भारत सरकार से एक और अनुरोध है, जो भारत में पाकिस्तान का स्टेशन चीफ है उमर शहरियार, उसको भी बाहर निकालिए। जो फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा है मोहम्मद सोहेल कमर, फर्स्ट सेक्रेटरी ट्रेड मोहम्मद आसिफ सलीम, फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस अहमद हसनैन, इन सबको भी बाहर करिए। किस तरीके से आईएसआई के स्टूज भारत के अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में भारत में हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। आपने 55 से 30 कर दिया, इन जैसे लोगों को भी भारत से बाहर करना बहुत जरूरी है। तो ये तो वो एक्शन है जो भारत अभी तक ले चुका है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, बड़ी त्रासदी है साहब। और क्या क्या एक्शन है जो भारत ले सकता है इसके अलावा, और जो निश्चित तौर पर लेगा, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन होगा उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान चाहते ना चाहते भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे ये चीजें आपको सामने आती दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि करतारपुर कॉरिडोर को भी कुछ समय के लिए फिलहाल बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा जो भी ट्रेड है, जिस भी तरह का ट्रेड है भारत से, चाहे वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो, यानी भारत से दुबई जाता हो और दुबई से पाकिस्तान जाता हो, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए। कुछ 800 700 900 मिलियन डॉलर का भारत को नुकसान होगा, झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो जगलर वेन है, जो पाकिस्तान की सोर्स है, उसे काटना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान कहता था ना, आसिफ मुनीर कहता था कश्मीर तो हमारी जगलर वेन है। दरअसल वो जगलर वेन इसलिए नहीं कहता था कि उसे कश्मीर की जमीन चाहिए थी। दरअसल पाकिस्तान जगलर वेन इसलिए कहता है क्योंकि उसे कश्मीर का पानी चाहिए, क्योंकि इस पानी के बिना पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जगलर वेन को काटने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, समय लगेगा, 10 साल 12 साल 15 साल, बेहतर है शुरुआत तो हो। किस तरीके से इसी सरकार के अंदर किशन गंगा प्रोजेक्ट हो, तुलबुल प्रोजेक्ट हो, शाहपुर खंडी का प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और कंप्लीशन की तरफ है। पाकिस्तान को इसलिए तो तिलमिलाहट है। तो उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया जाना चाहिए, सारे थर्ड पार्टी और डायरेक्ट ट्रेड्स को बंद किया जाना चाहिए, जो वाघा अटारी के माध्यम से होता है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। सारी ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो पाकिस्तान को दी जाती है, बाढ़ आ गई जी, तूफान आ गया जी, भूकंप आ गया जी, अब पाकिस्तान से कोई आ रहा है मेडिकल वीजा के नाम पर, वो सब कुछ बंद होना चाहिए। टोटल बॉयकॉट, लाइट बंद कर दो, अंधेरे में कर दो पाकिस्तान को, हमें जानता ही नहीं इधर पाकिस्तान है कुछ। ये स्थिति लाकर पाकिस्तान के लिए छोड़ दीजिए। और ध्यान रखिएगा, भारत के बिना पाकिस्तान का सर्वाइवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस भारत विरोध है, और भारत ही इग्नोर कर दे तो पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वो स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी क्रिकेट के संबंध है, दुबई में भी मैच नहीं कराने, शारजाह में भी मैच नहीं कराने,
जितनी फिल्म के नाम पर जो जाकर शूटिंगें होती हैं दुबई के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के कलाकार भारत में नहीं आ सकते हैं, लेकिन दुबई में जाकर जो शूटिंग करके जो पिक्चरें बनाई जाती हैं, उन पर भी कंप्लीट बैन लगना चाहिए। क्योंकि जो सुष्मिता सेन जैसे लोग हैं ना, जो कहते हैं कि भैया पाकिस्तान के कलाकारों को काम मिलना चाहिए, शायद सुष्मिता सेन के घर से कोई पॉइंट ब्लैंक पर नहीं मरा है पहलगाम में, इसलिए वो कह पाती हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। क्रिकेट हो, फिल्म हो, हर एक पे बैन लगना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्लेन है ना, उन्हें भारतीय एयर स्पेस को यूज करना बंद करवा देना चाहिए। उनका कोई भी प्लेन भारतीय एयर स्पेस को इस्तेमाल ना कर पाए। और जो भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पाकिस्तान को जाती हैं, वो सिंगापुर की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अमेरिका की हो, कैसे भी जाए, जो भारत के एयर स्पेस से जाए, उन सबको भी बंद करना चाहिए। या उन्हें ये कहें कि जब तक वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित नहीं कर देते, हम आपकी प्लेन को यहां से एक्सेस ही नहीं देंगे। उसके अलावा जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उसे आपको रिकॉग्निशन देना होगा। और भारत के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं पाकिस्तान के, और यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो भारत में बैठकर भारत के पैसों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, भारत के बहुत सारे गेस्ट वहां पर पहुंचते हैं, उन सबको भी बंद करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो डिप्लोमेटिकली की जा सकती है, ये वो चीजें हैं जो तात्कालिक की जा सकती है और निश्चित तौर पर की जाएंगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे, इसके अलावा जो मिलिट्री एक्शन होगा, वो तो निश्चित तौर पर हो ही रहा है साहब। वो तो आपको हफ्ता भर 10 दिन निश्चित तौर पर होगा। अभी भारत सरकार जो 2 या 3 दिन का जो विंडो ले रही है, वो ये चेक कर रही है कि दरअसल पाकिस्तान का रिस्पांस क्या रहने वाला है, पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, किस तरीके से उसका मोबिलाइजेशन हो रहा है, उसकी सेनाएं किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से जो आतंकवादी हैं, जो उनके एक तरीके से कैंप्स हैं, उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उन्हें किस तरीके से पीओके से निकाला जा रहा है, कहां कहां उन्हें ले जाया जा रहा है, उसके बाद कौन से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनको स्ट्राइक किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि इन आतंकियों को स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। हजारों हैं, लाखों हैं, डिस्पोजेबल एसेट हैं, उन्हें तैयार ही इसलिए किया गया है कि एक दिन कोई मिसाइल आएगी, कोई गोली आएगी और उन्हें उड़ा देगी। जो जरूरी है वो है पाकिस्तान मिलिट्री और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना। जब तक ब्रिगेडियर नहीं मरेगा, जनरल कर्नल नहीं मरेगा, जब तक एक पाकिस्तानी सिपाही की डेड बॉडियां घर नहीं, मात्र सिपाही नहीं, अधिकारी, सिपाही तो मरे थे ना बलूचिस्तान में, ट्रेन के अंदर 400, कोई फर्क पड़ा इन्हें? 3-3 हजार की कैजुअलिटी हो रही है इनकी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही हो, एक मुजाहिदीन हो, एक आम नागरिक हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक अधिकारी नहीं मरेगा, जब तक अधिकारी के घर डेड बॉडी नहीं पहुंचेगी, जब तक चोट नहीं पहुंचेगी, उसकी जरूरत है। छोड़ो 4-5 ब्रह्मोस, कह दो मिसगाइडेड है, डाल दी थी ना आपने, कह दिया था गलती से, अरे वो जानी थी इधर, हो गई उधर, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो गया। कुछ करिए ऐसा, तब जाकर पाकिस्तान को समझ आएगा क्या कॉस्ट उसे देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के अंदर भी खलबली है, पाकिस्तान के अंदर भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी बैठक बुलाई गई है आज 6 बजे। उसमें प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो, डिफेंस, फाइनेंस, इंटीरियर और आर्मी चीफ और नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ, ये सब वहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो तय करेंगे कि उनका रिस्पांस क्या होगा। मैं बता देता हूं उनका रिस्पांस क्या होगा। सबसे पहले उनका रिस्पांस ये होगा कि डायपर कौन से साइज के खरीदने हैं, एक्सेल के खरीदने हैं कि डबल एक्सेल के खरीदने हैं। क्योंकि जब भारतीय फौज आएंगी या मिसाइलें वहां पर डलेंगी, तो डायपर तो जरूरी होंगे ना साहब, क्योंकि अभी तक तो डायपर ही बनाती आ रही है ये पाकिस्तान की आर्मी, तो जरूरी है भाई अपने ही डायपर इस्तेमाल किए जाए, मेड इन पाकिस्तान, प्रमोशन भी हो जाएगा। उसके बाद जो उनका रिस्पांस रहने वाला है, वो सबसे पहले ये कहेंगे, अरे साहब हम तो यूएन जा रहे हैं, हम तो वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, आपने इंडस वाटर ट्रीटी को अनल कर दिया, आपने उसे खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, चले जाइए। जब तक वहां केस चलेगा, जब तक पहुंचेगा, और जिस तरह का प्रभाव फिलहाल भारत का है, पाकिस्तान के बाद बहुत ऑप्शन नहीं है। वर्ल्ड बैंक को जरूरत है भारत की। अगर भारत और चीन जैसे देश अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना बंद कर दे, तो वर्ल्ड बैंक की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये स्थिति है। वर्ल्ड बैंक सीधा कहेगा, भैया तू कौन, बड़ा ग्राहक मेरा ये है, भारत को जरूरत नहीं है फिर भी ले लेता है, क्यों, सस्ते रेट में मिल जाता है, बहुत कहीं और से लेगा थोड़ा महंगा मिल जाएगा, और उनकी भी दुकान चलती रहती है, थोड़ा भारत का भी प्रभाव बना रहता है। तो चले जाइए यूएन में। भारत तो यूएन को वैसे ही कुछ नहीं मान रहा, प्रधानमंत्री इस बार गए भी नहीं थे वहां पे भाषण देने के लिए, फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था। चले जाइए वर्ल्ड बैंक, औकात पता चल जाएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो इमरजेंसी स्टोरेज है फूड्स और फ्यूल की, वो करना। और ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा खाना और रसद और ये सारा का सारा जो फ्यूल है, ये जाकर पंजाब में इकट्ठा करेंगे।
और फिर लड़ाई होगी बलोचों की, सिंधियों की और पश्तूनों की इनसे। अच्छा साहब, हमारा तेल भी ले गए, हमारा खाना भी ले गए, सारा उधर ले जाकर आपने बांट दिया। और हो रहा है बलूचिस्तान में, खुशदार में कल रात ही बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आग वहां भी लगनी शुरू हो गई है। किस तरीके से बलूच एक्टिविस्टों को सेना मार रही है, जेलों से निकाल कर मार रही है, ये स्थिति है। मेहरांग बलोच की खुद की जान खतरे में है, ये स्थिति है। और जरा सा कुछ हुआ नहीं, वो वाला बॉर्डर भी जब आग लग जाएगी ना, तो पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आएगा। ऐसे मुनीर ने कर तो दिया कि भैया मैं आईएसआई का हेड रहा हूं, स्पाई रहा हूं, देखिए मैं किस तरीके से काम करता हूं। उसने कर तो दिया, अब उसे समझ नहीं आ रहा उसे कंट्रोल कैसे करे। कजाकिस्तान में था, भाग के पाकिस्तान आया। किसके कहने पे किया, क्यों किया, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद जो वेपन है उसका मूवमेंट होगा, वो JF-17 जो चलते चलते ऐसे गिरने की स्थिति में हो जाता। म्यांमार ने तो बाकायदा उसे खड़ा कर दिया है। वो JF-17 हो और बाकी सारे जो हथियार हैं, और बाजा तो कहता था ना हमारे पास तो तेल भी नहीं है जहाजों में डालने के लिए, देखते हैं कितना उड़ पाते हैं, कहां कहां तक जा पाते हैं। और भारत की जो कैपेबिलिटी पठानकोट के समय थी, उससे कहीं गुना एयर सुपीरियरिटी भारत के पास है। उसके बाद से जिस जिस तरह की मिसाइलें, जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह के प्लेन्स भारत के पास हैं, पाकिस्तान की से बेहतर सुपीरियरिटी है। पाकिस्तान डाउनग्रेड हुआ है और भारत अपग्रेड हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कुछ हो गया, बहुत अंतर आ गया, लेकिन निश्चित तौर पर पहले से बड़ा अंतर है। पिछली बार भी मिग बाइसन ने ही गिराया था F-16। मिग बाइसन कौन सा 1960 19 दशक का 70 के दशक का प्लेन था वो, जिसने गिराया था F-16। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अमेरिका। भैया हथियार बेचना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बुरी हालत हो जाएगी अगर उसे किसी को ये पता लग गया मिग बाइसन से जाकर F-16 गिरा दिया गया। ये स्थिति थी। और पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से डर व्याप्त है, आप लश्कर ए तैयबा का जो डिप्टी चीफ है सैफुल्ला कसूरी, उसके बयान से समझ सकते हैं। कह रहा है भारत तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, पानी रोक दिया है। अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। उसे डर है ना, अननोन गनमैन मोटरसाइकिल पे बैठ के आएगा, 10-20 लाख रुपए लेगा किसी से अननोन से, और जाके सीधा माथे में गोली मार के चला जाएगा। या किसी कैंप पर आकर कोई मिग बाइसन उस पर जाकर बमबारी कर देगा, या कहीं से कोई मिसाइल आकर गिर जाएगी, पिनाका का रॉकेट लॉन्चर आकर गिर जाएगा। उसे पता है इस चीज का, समझता है क्या गलती कर दी है पाक आर्मी ने, इसलिए कह रहा है। उसके बाद फवाद चौधरी, ये वही गेंडा जो कहता था ना कि जब भारत ने चंद्रयान भेजा था, अरे चंद्रयान भेजने से क्या होता है, भारत नीचे से ही दिख जाता है हमें तो चांद। वो किस तरीके से रो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद। उसके बाद अवासी लगारी, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर आट मची है कि भारत ने किस तरीके से ये ट्रीटी कैंसिल कर दी है। ये शुरुआत है मात्र। अभी देखिएगा एस्केलेशन लेटर कितनी ऊपर तक जाती है, कहां कहां तक आग लगती है। और आग जब लगेगी ना, बेचारों के पास पानी भी नहीं होगा बुझाने के लिए। ये स्थिति हो गई है इनके साथ। उसके बाद बात उस 0.5 फ्रंट की, जो भारत के अंदर रहकर भारत की खाता है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी है जानना उन लोगों को भी। कौन है संजय राउत जिसने लुटिया डुबा दी उद्धव ठाकरे की? क्या कह रहा है कि मोदी जी कितने लोग मर गए, जाके गौमूत्र छिड़क कर उन्हें जिंदा करेंगे क्या? इस तरह के बयान इस व्यक्ति के दौर आ रहे हैं, और मोदी से इस्तीफा मांग रहा है। औकात क्या है भैया तुम्हारी, 3 में न 13 में। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा, राष्ट्रीय दामाद, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्योंकि भारत सरकार ने हिंदू मुसलमान किया, इसलिए जाकर, क्योंकि भारत में हिंदुत्व 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 की बात हो रही है, इसलिए आतंकियों ने इन्हें मारा है। तो भैया 2026 जब 26/11 हुआ था, जब तो तुम ये कहते थे हिंदू आतंकवाद है। अब कह रहे हो क्योंकि हिंदुत्व की बात हो रही है तो इसलिए आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो इतनी सारी घटनाएं तुम्हारे दौरान हुई जब तो कोई हिंदुत्व की बात नहीं हो रही थी, फिर आतंकी घटनाएं क्यों हो रही थी? और तब भी ये तय करके मारा गया था कि कहां ज्यादा हिंदू मरेंगे या कहां ज्यादा जो ज्यूश हैं वो मरेंगे। नरीमन हाउस को इसलिए चुना गया था ना 26/11 में, क्योंकि वहां यहूद रहता था। और इसे इसलिए चुना था होटल्स को, क्योंकि वहां हनूद रहता था, उसे मारना था। तब तो ऐसा कुछ नहीं था। खड़गे साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। 27-28 लोग मर गए हैं, आपको जानकारी नहीं है? आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में हम बोलेंगे। इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि आगे से ऑर्डर क्या आएगा। मैडम जी क्या बताएंगी वही तो बोलना है, कुछ और बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। अभी मैडम जी पर्ची देंगी तो बोलेंगे साहब। उसके अलावा जजेस यही थे ना जो कह रहे थे जाके चुनाव करा लीजिए। बहुत बेहतर कहा लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने
इन जजों को ले जाओ वहां पर और दिखाओ सेक्युलरिज्म क्या है और वहां क्या हुआ है। पहलगाम में इन जजों को होना चाहिए था। और ध्यान दीजिएगा, केरला हाईकोर्ट के 3 जज बाल बाल बचे वहां से निकलकर। सेक्युलरिज्म का नजारा दिख जाता उन्हें वहां पर, साक्षात दर्शन होते सेक्युलरिज्म के वहां पर उन जजों को। उन जजेस को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इलेक्शन करा रहे हैं आप, स्थिति क्या हो गई है वहां पर? आपको लगता है वो इलेक्शन कराने वाली स्थिति थी? और देखिए स्थिति क्या हो गई है। उसके बाद राजदीप सरदेसाई कहता है कि भैया आपने जो सिक्योरिटी के ऊपर बैठक थी उसमें उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी का एक सांसद कह रहा है कि कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन हो रहा है टूरिज्म के नाम पर। ऐसी पार्टी को आप समझते हैं ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए इस चीज में? उमर अब्दुल्ला ने एक बार भी खंडन नहीं किया उस बयान का। और देखिए 3 महीने पहले दिए बयान का क्या रिजल्ट आया, उसी कल्चरल इन्वेजन मानकर, और यहां पे आतंकी हमले हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क, जिसके घर पे बुलडोजर चलने की नौबत आ रही है, वो कह रहा है हिंदू मुसलमान मत कीजिए। अबू आजमी, किस तरीके से कवरिंग फायर दी जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा, वो कह रहा है कि भारत सरकार हिंदुत्व कर रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुसलमान मत करिए। अरे वहां साहब हिंदू मुसलमान करके ही हत्याएं की गई हैं, क्यों ना बोलें? सच को सच नहीं बोलेंगे कब तक शुतुरमुर्ग बनेंगे, कब तक अपना सिर दबाएंगे नीचे? बोलो मत। अरे भैया जब बीमारी का नाम नहीं पता होगा, बीमारी का कारण नहीं पता होगा, तो उसे ठीक कैसे करोगे? बस ये नेताजी हैं क्योंकि इन्हें वोट बैंक चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा मुर्शिदाबाद पे तो नहीं बोला, पहलगाम पे बहुत जल्दी बोल गया। और इसके अलावा एक और व्यक्ति, उसको मैं, बहुत जरूरी है उसका नाम लेना, अविमुक्तेश्वरानंद। मुर्शिदाबाद पे बयान आया, पहलगाम पे बयान आया। वो व्यक्ति किस तरीके से स्ट्रेटेजिक साइलेंस लेके बैठा है। कहीं और कुछ होता है तो एकदम से चिल्ला देता कि हम शराब देते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब 2-2 जंगे घटनाएं हो गई, आपके मुंह से बोल नहीं फूट रहा है। क्यों? क्योंकि एजेंडा को सूट नहीं करता है। कहना नहीं चाहिए, एक पद पर है, शंकराचार्य नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होंगी। लेकिन किस तरीके से आपका व्यवहार आपके पद से कहीं बड़ा होता है, आपका कैरेक्टर आपके पद से कहीं बड़ा होता है। वो दर्शाता है आप किस तरह के आदमी हैं, और उस पद के लायक है भी नहीं। आप बयान तो दें। किस तरीके से भारत में छोटे से छोटा आदमी उस चीज को महसूस कर पा रहा है। लेकिन आप हैं, क्योंकि कैमरा नहीं पहुंचे तो भाई सब जवाब नहीं दिया जाएगा, बयान नहीं दिया जाएगा। खैर आज ऑल पार्टी मीटिंग है 6 बजे, उसमें किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है सभी पार्टीज को भारत सरकार की तरफ से, और क्या क्या एक्शन हो सकता है। निश्चित तौर पर मिलिट्री एक्शन निश्चित है, ये मानकर चलिए, और पहले से बहुत बड़ा है। और इस बार डिस्पोजेबल जिहादी ही मरेंगे ये गारंटी नहीं है, इससे कहीं वाइडन स्कोप है। और पाकिस्तान में किस तरीके से मिलिट्री मूवमेंट ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, ये आपको कहीं बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर की तरफ पाकिस्तानी आर्मी को मूव किया जा रहा है। आसिम मुनीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और इसका खामियाजा आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ और एक आम पाकिस्तानी शहरी हर एक को निश्चित तौर पर झेलना ही पड़ेगा। और भारतीयों को भी तैयार रहना चाहिए अपनी सेना के लिए, अपनी सरकार के लिए मुस्तैदी के साथ, कि जो भी हो देखा जाएगा। और इस बीमारी का एक बेहतर इलाज इस बार कड़वी दवाई और इंजेक्शन देना ही होगा। और अगर सरकार पीछे हटे तो पब्लिक का दबाव बनना चाहिए। दो भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और बाकी क्या क्या डेवलपमेंट होंगे वो सब आपको दिन में आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।